हेलो दृष्टि फैमिली, वेलकम बैक। आप सभी का दृष्टि एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी जो बच्चे सीबीएसई में एग्ज़ाम देने वाले हैं और जैक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम उन पहले यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, वो आप लोगों ने देखे होंगे। बट अब हम यूनिट 2 पे बात करेंगे, जो आप लोगों को कर लेना है। याद रखिएगा, 12th में बेहतर करना है, बेहतर करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बेहतर होनी चाहिए। और इसी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जो यूनिट नंबर 2, जो बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, तो इस डिफिकल्ट टॉपिक में इतने क्वेश्चंस को कर ही लेना है अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। तो क्या है आज के पूरे के चीज़ों का सिनेरियो, हम सारी चीज़ों को 1 बाय 1 समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होने वाली है। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 के जो लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम यूनिट 2 के लेक्चर के बारे में बात करेंगे। क्या है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन का ये टॉपिक है और इस टॉपिक में लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, इन पे बात करेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों का, वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे POI कहते हैं। ठीक है, इस POI पे हम लोग बेसिकली मेंडल और मेंडल के दिए गए प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को पढ़ा जाता है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला होता है मेंडेलियन लॉज। आप जानते हो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कहते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इन्होंने 3 लॉ दिया था। एक था जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड होते हैं, उसमें 2 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो डाइहाइब्रिड क्रॉस से जो लॉ था उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इन्हीं तीनों लॉ के डेफिनेशन को आप लोग को यहाँ पे पढ़ लेना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। दूसरा है कि भाई जो मेंडेलियन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, साथ ही साथ को डोमिनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? ये को डोमिनेंस, जिसमें हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। और यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ना होता है, जहाँ पे आपको मल्टीपल एलिलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने में मिलती है। अगला है, जब ये दोनों टॉपिक हो जाते हैं तो एक अगला टॉपिक आता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, इसको पढ़ लेना है। और इस थ्योरी को कौन दिया था, इसके बारे में पढ़ लेना है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में जो बताने वाले हैं, और क्रोमोसोमल थ्योरी के जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुए वो जो करने वाले हैं, उनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। और इनके एक्सपेरिमेंट में एक ऑर्गेनिज्म को लिया जाता है जिनका नाम है ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, जिन्हें हम लोग कॉमनली फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्या पढ़ना है? सिर्फ डिसऑर्डर पढ़ना है। तो 2 तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मेनली 3 डिसऑर्डर को पढ़ लेना है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो इन सिंड्रोम के होने के क्या रीजन है? क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर का कम होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर अगर कोई डबल हो जाए तो क्या होता है। याद रखिएगा। आप लोग बताइए कलर ब्लाइंडनेस कौन सा है, मेंडेलियन है या क्रोमोसोमल है? आप लोग बताइए, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हो गए, अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पढ़ लेना है। तो सबसे पहला, एक्सप्लेन व्हाई ABO ब्लड ग्रुपिंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ बोथ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ABO जो ब्लड ग्रुप है, वो ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, मतलब यहाँ पे दोनों, जैसे कि AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें दोनों डोमिनेंट होता है, तब A और B दोनों प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल एलिज्म के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। दूसरा है, डिफाइन ए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? एंड शो इट्स सिग्निफिकेंस यूजिंग ए पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर को यूज करके टेस्ट क्रॉस और इनके सिग्निफिकेंस को बताना है, जो आपको पता होना चाहिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल हेट्रोगेमेट्री एंड फीमेल हेट्रोगेमेट्री। आप लोग जानते हो कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, तो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन जो होते हैं ना, जो रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो मेल गैमेट पे डिपेंड करता है कि मेल गैमेट कौन सा क्रोमोसोम लेकर आ रहा है। एक्स लेकर आ रहा है तो आने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा वो गर्ल चाइल्ड होगा, और अगर वाई कैरी करके आ रहा है तो आने वाला ऑफस्प्रिंग जो होगा वो बेबी गर्ल्स चाइल्ड होगा। तो गर्ल्स चाइल्ड अगर हो रहा है तो दोनों एक्स होने चाहिए, और बॉयज चाइल्ड हो रहा है तो दोनों एक्स और वाई होने चाहिए। तो भाई आप लोग जानते हो कि मेल हेट्रोगेमेट्री में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उन्हें XY कहते हैं,
तो ये मेल गैमेट पे डिपेंड करता है कि मेल गैमेट के थ्रू कौन सा क्रोमोजोम आ रहा है। एक्स क्रोमोजोम आ रहा है तो आने वाला जो चाइल्ड होगा वो XX यानी कि फीमेल होगा, और अगर वाई क्रोमोजोम आ रहा है तो आने वाला चाइल्ड XY होगा यानी कि बॉय चाइल्ड होगा। तो ये इसी को हम लोग मेल हेट्रोगैमेट्री कहते हैं। तो फीमेल हेट्रोगैमेट्री भी होता है, यानी कि फीमेल के गैमेट डिसाइड करेंगे कि आने वाला ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, गर्ल होंगे या बॉय होंगे। तो बर्ड्स में जो कॉन्सेप्ट होता है ZW और ZZ का होता है, जो आप लोग जान रहे हो। तो इनको आप लोग को डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है। डिफाइन विथ एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है फिनाइल केटोनूरिया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें ह्यूमन स्किन कलर के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अगला है व्हाई डिड थॉमस हंट मॉर्गन सिलेक्ट फ्रूट फ्लाइज फॉर हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 4 रीजन के बारे में लिखना है कि थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई, जिसे हम लोग ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर कहते हैं, उन्हीं को अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्यों चूज किया था, उसके बारे में लिखना है। 4 रीजन देने हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, स्टेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सो द F2 जनरेशन रिजल्ट ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस यूजिंग ए पर्नेट स्क्वायर। तो इसको आप लोगों को डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। और दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हम लोग लॉ देखते हैं वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में लॉ होता है। तो अगर आप देखोगे सर डाइहाइब्रिड क्रॉस का लॉ और इसका लॉ दोनों एज इट इज होता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन कौन, वही थॉमस हंट मॉर्गन ऑन ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर, जिसे हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। व्हाई डिड सम ट्रेट्स शो हायर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देन अदर। तो कुछ जो ट्रेट्स होते हैं वो हायर फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, कुछ ट्रेट्स जो होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। किनके लिए, रिकॉम्बिनेंट के लिए, यानी कि नॉन पेरेंटल टाइप के लिए। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, तो ये आपको आंसर लिखना होना चाहिए। व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन के डिसऑर्डर क्या होते हैं। डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। तो सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया क्या है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। उसका इनहेरिटेंस पैटर्न्स के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर कोई पेरेंट्स में मदर अगर हीमोफिलिक है तो आने वाले ऑफस्प्रिंग में बॉय चाइल्ड और बेबी चाइल्ड में उनका क्या रेशियो होगा या क्या परसेंटेज होगा जो हीमोफिलिक कंडीशन होगा। व्हाट इज क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द सिम्टम्स इनहेरिटेंस पैटर्न बेस्ड ऑन द कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप के बेस्ड पर आपको एक्सप्लेन करना है सिम्टम्स और इनहेरिटेंस पैटर्न्स किनका किनका, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। तो आप लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चंस देख रहे हैं, इन 10 क्वेश्चंस को कर ही लेना है। और कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, तो हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। अब एक क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O, एक चाइल्ड के पास ब्लड ग्रुप O है। इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप A, अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है, एंड द मदर हैज ब्लड ग्रुप B, और मदर का ब्लड ग्रुप B है, वर्क आउट द जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको बताना है कैसे होगा। व्हाट इज ए पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन क्या है, गिव वन एग्जांपल। किसका सर, पॉइंट म्यूटेशन का। तो इसका अच्छा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो आपको ये लिखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन तीनों को आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा जा रहा है, और एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताना है। यूजिंग द पेडिग्री चार्ट टू शो द इनहेरिटेंस ऑफ एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट लाइक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है, इसको आपको बताना है पेडिग्री चार्ट के थ्रू से। ठीक है, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बच्चे हमेशा डाउट रहता है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत लंबा टॉपिक है। तो इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, उनको कर ही के जाना है। ठीक है, तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहला कि अगर हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस का जो यूनिट पार्ट होता है, जो मॉलिकुलर बेस होता है, उसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। तो सबसे पहले डीएनए को ढूंढा जाएगा कि डीएनए सच में जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। तो इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है, जिसमें हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है। और हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट में ये डिस्क्राइब कर दिया जाता है, और बहुत सारे जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वो इनको वैलिड मानते हैं कि भाई हाँ डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये हर्से चेज एक्सपेरिमेंट में होता है, उसमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। तो उसके थ्रू डीएनए जब जेनेटिक मटेरियल प्रूव हो जाता है, उसके बाद डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात होता है, वाटसन क्रिक के कॉन्सेप्ट के बात होता है,
तो डबल हेलिकल मॉडल के बारे में बात करता है, फिर पूछा जाता है कि सेंट्रल डॉगमा के कॉन्सेप्ट क्या हैं, तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कस होती है। तो चलिए बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग को डीएनए के स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए कि डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है भाई, ठीक है। तो फिर सर डीएनए ए जेनेटिक मटेरियल है, तो सबसे पहले आपको जेनेटिक मटेरियल को ढूंढना होगा, जिसमें एसे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखते हैं, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, तो इन दोनों पढ़ लेना है। फिर हम लोग देखते हैं जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, यानी कि डीएनए से डीएनए जब बनता है, तो डीएनए बनाने के जो नेचर होते हैं वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, यानी कि 50% पेरेंटल होंगे एंड 50% नॉन पेरेंटल होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है सर, डीएनए से जब आरएनए बनने के प्रोसेस होते हैं तो उन्हें हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए यानी कि एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को जब एक चार्ट में हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हम लोग सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल डॉगमा का कॉन्सेप्ट कौन बताया था, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। रेगुलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन पे आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें लैक ऑपरेंट, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये लैक ऑपरेंट क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे फंसते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एंड एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में कैसे फंक्शन होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। HGP जिसे हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं, इस प्रोजेक्ट कब बना था, ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया था, इसके क्या फायदे हैं, क्या सब चीज़ों को यहाँ पे बात करेंगे, इसमें कितना खर्च हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप जानते हो आज के टाइम पे भी फॉरेंसिक साइंस, यानी कि जब कोई कल्प्रिट को पकड़ना होता है तो हम लोग उनके डीएनए जांच करवाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते हैं। यहाँ पे तक कि उनको जांच करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सबसे पहले जो यूज करते हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें 99.99% डीएनए मैच करता है सिर्फ 0.01%, तो वो 0.01% आप इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू पता कर सकते हो कि आप में और मेरे में डिफरेंसेस क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात करेंगे कि इसमें हम लोगों को सारी चीजों को पढ़ ही लेना। पहला, एक्सप्लेन हाउ नेगेटिवली चार्ज डीएनए। तो डीएनए कैसा चार्ज होता है, सबसे पहला याद रखना नेगेटिवली चार्ज होता है, इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। तो हिस्टोन क्या है, तो हिस्टोन पर एक प्रोटीन है जिसमें हिस्टोन ऑक्टामेर होता है, याद रखना हिस्टोन ऑक्टामेर में 8 मॉलिक्यूल होते हैं हिस्टोन के। मेंशन द टाइप्स ऑफ हिस्टोन इन्वॉल्व, तो ये आपको बताना है कि कैसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में रैप्ड होकर क्या बनाते हैं, एक गुथा हुआ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फिर स्टेट द चारगाफ रूल, चारगाफ रूल्स के बारे में पूछ रहा है भाई, ठीक है। इफ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% एडेनिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ गुआनिन। मान लेते हैं कि किसी भी डीएनए में अगर 20% एडेनिन है तो गुआनिन कितना परसेंट होगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। और सेम क्वेश्चन अगर आ जाएगा किसी भी डीएनए में प्यूरिन अगर 30% है तो पायरिमिडिन कितना परसेंट होगा, किसी डीएनए में अगर 10% गुआनिन है तो साइटोसिन कितना परसेंटेज होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी एग्जाम आस्क करती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। व्हाई इज आरएनए कंसीडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए को सबसे पहले क्यों फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों कंसीडर किया गया था, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। और कुछ एक्सप्लेन करना है कौन के बिहाफ पर, सर जेनेटिक कोड के बिहाफ पर। जेनेटिक कोड आप लोग जानते हो कि ये ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट क्यों होता है, अनएम्बिगस क्या है, डीजेनरेट क्या है, यूनिवर्सल क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है जेनेटिक कोड के बिहाफ पर, ठीक है। ये आपको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पूछे गए हैं, ठीक है। व्हाट आर VNTRs, VNTRs का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, ठीक है। एंड व्हाट इज देयर रोल इन फॉरेंसिक साइंस, और इनका रोल फॉरेंसिक साइंस में कैसे होता है। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट यूजिंग P32 and S35 that proved DNA is the genetic material. Why was this proof considered unequivocal, है ना। तो डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट ऑफ P3 and S32 proved DNA is a genetic material. Why was the proof considered अनइक्विवोकल, ठीक है। तो अनइक्विवोकल क्यों बोला गया है, तो इसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना, याद रखना। ये हर्से एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से टॉपिक है, तो हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए, जिससे आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव सल्फर क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस क्या था, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस, है ना। डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, और रोल्स किनका किनका रोल, सर हेलिकेज के क्या रोल होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज के क्या रोल होते हैं, डीएनए लाइगेज के क्या रोल होते हैं। एक्सप्लेन व्हाई रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस ऑन वन स्ट्रैंड एंड डिसकंटिन्यूअस एंड ऑन द अदर। तो कंटिन्यूअस किस में हो रहा है सर, एक में कंटिन्यूअस हो रहा है, एक में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्या होते हैं, जैसे लेगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, है ना। लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन पे भी ध्यान देना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कैसे
ट्रांसक्रिप्शन होता है, इनके प्रोसेस को बताना है, ठीक है। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्प्लाइसिंग, केपिंग एंड टेलिंग इन यूकैरियोट्स, इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द लैक ऑपरेंड, ठीक है, तो लैक ऑपरेंड के फंक्शन के बारे में बताना है। इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर्स, लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के फंक्शन आप लोगों को पता है, हेलिकेज के क्या होते हैं, पॉलीमरेज के क्या होते हैं, प्राइमेज, लाइगेज और प्रीमेज, इन सारे के सारे एंजाइम्स के फंक्शन आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ PYQ के बारे में बात कर लेंगे जो आप लोगों को कर ही लेना है। पहला, डिस्क्राइब द मैसेल्सन एंड स्थल एक्सपेरिमेंट। सर मैसेल्सन और स्थल एप्लीकेशन क्या है? तो डीएनए जो होते हैं वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के मोड से रेप्लिकेट करते हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किससे किया जाता था? मैसेल्सन एंड स्थल एक्सपेरिमेंट में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। दैट प्रूव्ड डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड ए कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इनको एक्सप्लेन करना है, डिफरेंशिएट करना है। व्हाट इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है? लिस्ट इट्स 3 कंपोनेंट्स, इनके तीनों कंपोनेंट्स जिसमें हम लोग बोलते हैं प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन, ठीक है, इनको बारे में बताना है। लिस्ट द गोल, है ना, गोल को लिखना है। एनी 4 साइलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या गोल हैं, उनके 4 फीचर्स के बारे में लिखना है। व्हाट आर द स्टॉप कोडन? स्टॉप कोडन कितने होते हैं? आप लोग जानते हो 3 स्टॉप कोडन होता है, UAA, UAG एंड UGA। स्टार्ट कोडन कौन सा है? AUG, जो मेथियोनिन एंजाइम क्या करता है? रिलीज करता है। तो ये आपके दूसरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी हम बात करेंगे इस यूनिट नंबर 2 के लास्ट चैप्टर जिसे इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या चीजें हमें कर लेनी है एग्जाम से पहले, वो आप लोग को बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जानते हैं, इवॉल्व अगर किन्हीं चीजों का होता है तो सबसे पहले इवॉल्व होगा लाइफ का, और लाइफ को इवॉल्व होने से पहले पूरी दुनिया बनेगी, है ना। तो इवोल्यूशन यानी कि ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, तो इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट आता है बिग बैंग थ्योरी, जो आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इवोल्यूशन में, हम लोग 2 ही चीजों को इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में आप देखोगे तो 2 ही तरीके के बड़े किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो ये प्लांट किंगडम सबसे पहले कैसा है? तो सबसे पहले लाइफ आने से पहले ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ होगा। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट चलता है जिसे एसल मिलर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, और ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। इसका एक पिक्चर आया हुआ है, एक फिगर जो है बहुत अच्छे से लेबल करने के लिए आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन के एविडेंसेस आप कहाँ पे देखते हो? सर होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। ये समझ में आ रहा है कि होमोलोगस होगा तो क्या दिखेगा? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट बताइएगा। एनालोगस दिखेगा तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। अब वो लोग बताइएगा कि कौन सा होगा, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन अगर आप देखोगे तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? सर एक ज्योग्राफिकल एरिया में किस तरीके से इवॉल्व करते हैं कोई स्पीसीज, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इस एडेप्टेटिव रेडिएशन को बताने के लिए 2 एग्जांपल दिए गए हैं, एक डार्विन के फिंचेस, एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो ये 2 कॉन्सेप्ट कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आप लोग इन दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा। इवोल्यूशन की कुछ थ्योरीज हैं जिसमें 2 थ्योरीज के बारे में पूछा जाता है, एक होता है डार्विन्स की थ्योरी और एक होता है लेमार्क की थ्योरी। तो लेमार्क और डार्विन्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। डार्विन्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या है, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है, तो डार्विन के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलता है। एक होता है ह्यूगो डी व्रीज। तो ह्यूगो डी व्रीज भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, और इसमें इन्होंने एक वर्ड को ऐड किया था, साल्टेशन। तो आप लोग बताएंगे साल्टेशन क्या होता है। फिर है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के मैकेनिज्म क्या है? तो सबसे पहला हार्डी विनेगर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, और इसको कैसे अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं उनको पता होना चाहिए। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कार्नियल कैपेसिटी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर था ह्यूमन इवोल्यूशन का, जैसे कि रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, इस तरीके से जो होमोसेपियंस तक बने, उनमें ब्रेन की जो कैपेसिटी थी जिसे कार्नियल कैपेसिटी कहा जाता है, इसको पूछा जाता है। जिसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, कई बार एग्जाम पूछा है होमो इरेक्टस को लेकर, ठीक है। होमो इरेक्टस की कार्नियल कैपेसिटी क्या थी, है ना। होमो हैबिलस की कार्नियल कैपेसिटी क्या थी। तो इनमें से पूछा जाता है कि वो कार्नियल कैपेसिटी क्या है, ठीक है। गाड़ी में भी जैसे होता है सीसी, है ना, तो गाड़ी का सीसी अलग होता है, आपके माइंड का भी एक सीसी होगा ना भाई, उसी सीसी को बोलते हैं कार्नियल कैपेसिटी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को कर लेने हैं। पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मिलर एक्सपेरिमेंट एंड नेम द गैसेस यूज्ड इन द क्लोज्ड फ्लास्क, ठीक है, एंड द कंडीशन क्रिएटेड टू स्टिमुलेट प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ के जैसा उन्होंने जो एनवायरनमेंट बनाया था जिससे वो समझा पाए कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था। तो एसल मिलर एक्सपेरिमेंट को अच्छे से कर लीजिएगा। ये मिलर एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों? ऑरिजिन ऑफ लाइफ इसी से पता लगाया गया था और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस में लेबोरेटरी में जो गैसेस डाले गए थे स्टार्टिंग टाइम पे वो कौन कौन से गैसेस थे। डिफरेंशिएट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अगर आप होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन को बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आई थिंक आप लोग को इस डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट चीजें समझ में आ रही होगी। यूजिंग द एग्जांपल्स ऑफ ए वेल, जैसे कि वेल फ्लिपर है ना, अगर आप बात करोगे वेल तो वेल्स किस में आते हैं, मेमल्स में आते हैं। तो इनका जो फ्लिपर्स होता है और जो बिल्ली का पंजा होता है कैट्स पाव, या फिर हम लोग का जो हैंड होता है, ठीक है, या फिर और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बर्ड। तो आप देखोगे सर विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बर्ड्स में सर स्ट्रक्चरली डिफरेंट है बट फंक्शनली सेम है। पर यहां पे देखो वेल का फ्लिपर और कैट का पाव स्ट्रक्चरली सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। तो फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चरली सेम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल सेम बट फंक्शन डिफरेंट तो उसको क्या बोलते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। डिफाइन एडेप्टेटिव रेडिएशन, याद रखना एडेप्टेटिव रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। एक अभी कभी पूछ लेगा डार्विन फिंचेस से, अब बताओ, कभी कभी पूछ लेगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में बताओ, तो वो टॉपिक भी आपको कर लेना है भाई। फिर व्हाट डिड ह्यूगो डी वेरीज मीन बाय साल्टेशन, अभी बोले थे ना कि एक ह्यूगो डी ब्रीज है ना जिन्होंने म्यूटेशन इवोल्यूशन के बारे में बताया था, उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था साल्टेशन, वो क्या था, हाउ इट डिफर फ्रॉम डार्विन वेरिएशन। तो डार्विन के वेरिएशन से ये कैसे डिफरेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ अनदर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेन हाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज थ्रू द फाउंडर इफेक्ट, इसको पढ़ लीजिएगा भाई। स्टेट द प्रिंसिपल अल्जेब्रिकली, जिसमें p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें हार्डे-विनगर इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया, इसके बारे में पूछ रहा है। लिस्ट द 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कौन कौन से अफेक्ट है जिनको क्या करते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। एक्सप्लेन हाउ पैलिनेटोलॉजिकल है ना, पैलिनेटोलॉजिकल जिसमें फॉसिल्स आते हैं, कंपेरेटिव एनाटॉमी जिसमें होमोलॉगी आते हैं, एनालॉगी आते हैं, एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन के थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, तो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे एक व्हाइट मोथ और ब्लैक मोथ को लेकर कॉन्सेप्ट आते हैं इन इंग्लैंड, जिसमें प्रिपेयर्ड मोथ्स के बारे में बताया गया एज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, जहाँ पे डार्विन के कॉन्सेप्ट को फिर देखने को मिलता है। ट्रेस द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन का जो हायरार्की है उस हायरार्की ऑर्डर को समझना है। फ्रॉम ड्रायोपिथेकस होमो सेपियंस स्पेसिफिकली मेंशनली द कार्नियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल मैन। तो इन सारे चीज़ों को आप लोगों को बता देना है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इवोल्यूशन वाले टॉपिक से। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, आपको इसके बारे में बताना है। इवोल्यूशन इज ए स्टोकास्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट्स इन नेचर, justify this statement, differentiate between homologous and analogous organs, why are sweet potato and potato considered analogous, what are the two key concept of Darwin theory of evolution। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग इतना कर लोगे तो आई थिंक आप लोग का यूनिट नंबर 2 का मैक्सिमम क्वेश्चंस आप वहां पे अटेम्प्ट कर लोगे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का ये यूनिट नंबर 2 पसंद आ गया हो, और अगर पसंद आ गया तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि अगले यूनिट के बारे में क्या अगले यूनिट के बारे में आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो जरूर बताइएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।